हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ रत्ना के साथ। रत्ना बेहद ही खुश थी। वो तीसरी बार माँ बनने जा रही थी। रत्ना के दो बेटे थे, 14 साल का विकास और उससे छोटा 10 साल का विनोद। इस बार रत्ना चाहती थी कि उसे बेटी हो। रत्ना के पति सेठ मनोहर लाल बहुत ही दिलदार और धनी आदमी थे। उनका अपना साड़ी का कारखाना था। रत्ना के घर में 2 नौकर थे जो पिछले 15 साल से उसके घर में काम कर रहे थे। एक दिन मनोहर से छुट्टी लेकर नौकर शंभू गांव गया। गांव में बहुत बड़ा त्योहार था। बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला था। पिछली बार शंभू जब गांव से शहर आया था तो पत्नी और बच्चों से वादा करके आया था कि मैं मेले में जरूर आऊंगा। 15 दिन बाद शंभू गांव से शहर लौटा तो बहुत ही रो रहा था। उसके साथ में एक 14 साल का बच्चा भी था जिसका नाम साहिल था। शंभू ने रत्ना और मनोहर को बताया कि मेले में भीषण आग लग गई जिसमें बहुत से लोग और उसकी पत्नी और छोटा बेटा दोनों जलकर मर गए। बड़े बेटे को किसके भरोसे गांव में छोड़कर आया था, इसलिए उसे अपने साथ यहाँ ले आया। मनोहर और रत्ना को ये सुन बेहद ही बुरा लगा। मनोहर ने शंभू से कहा, तेरा बेटा अब से यहीं रहेगा तेरे साथ। उस दिन के बाद से शंभू के साथ साहिल भी मनोहर के घर रहने लगा। साहिल शंभू के साथ घर के कामों में मदद करता। एक दिन मनोहर ने देखा कि साहिल बाहर बगीचे में बैठ विनोद को गणित पढ़ा रहा था। मनोहर उसके पास आया और बोला, बेटा तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? साहिल ने कहा, जी सेठ जी, मैं गांव में स्कूल भी जाता था और हमेशा कक्षा में अव्वल भी आता था, पर अब स्कूल भी छूट गया। ये सुन मनोहर ने पूछा, तुम आगे पढ़ना चाहते हो? साहिल ने कहा, जी सेठ जी। मनोहर ने कहा, कल मेरे साथ चलना, विकास और विनोद के स्कूल में ही तुम्हारा दाखिला करवा देंगे, फिर तुम सब साथ में स्कूल जाना। साहिल ने कहा, धन्यवाद सेठ जी, और मुस्कुरा दिया। जब ये बात रत्ना को पता चली तो मनोहर से बोली, क्या जरूरत है उस नौकर के बेटे को अपने बेटों के साथ स्कूल भेजने की? भूखे नंगों पर पैसे उड़ाना बंद करें, नहीं तो आपकी इसी आदत की वजह से हम सड़क पर बैठे होंगे। मनोहर ने कहा, रत्ना, ऊपर वाले ने हमें इतनी संपत्ति दी, उसका कुछ भाग हमें नेक कामों में लगाना चाहिए। क्या पता हमें किसकी दुआओं से बरकत मिल रही हो। रत्ना ने चिढ़कर कहा, ये अपने नेक काम का ज्ञान ना अपने पास ही रखिए और उस लड़के को किसी छोटे मोटे स्कूल में डाल दीजिए, समझे? पर मनोहर कहाँ रत्ना की सुनने वाला था। साहिल का एडमिशन उन्होंने विकास और विनोद के ही स्कूल में करवा दिया। साहिल उन दोनों के साथ स्कूल जाने लगा। साहिल विनोद की पढ़ाई में मदद करता, साथ ही साथ घर के छोटे मोटे कामों में भी मदद कर देता, पर फिर भी रत्ना को फूटी आंख नहीं सोहा था। रत्ना अपने बच्चों को उससे दूर रहने को कहती, पर बच्चे तो बच्चे हैं, वे कहाँ किसी की सुनते। रत्ना साहिल को ताने मारती, उसे उसकी औकात दिखाने से बाज नहीं आती। कभी कभी रत्ना के देखा देखी उसके बच्चे भी साहिल को बुरा भला कह देते, पर उन सब बातों का साहिल पर जरा भी असर नहीं होता। उसे देख रत्ना सोचती, न जाने ये ढीठ किस मिट्टी का बना है, मुस्कुराता ही रहता है। शंभू पत्नी और बच्चे के गम में विक्षिप्त सा हो गया था, दिन पे दिन कमजोर सा होता जा रहा था। मनोहर ने उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, पर एक दिन वो चल बसा। मन ही मन उसे पत्नी और बेटे का गम खा गया। शंभू की मौत के बाद साहिल फूट फूट कर रोया। इतनी कम उम्र में ही माँ बाप और छोटा भाई तीनों का साथ छूट गया। वो अनाथ हो गया था, उसका अपना कहने को कोई नहीं बचा था। साहिल को रोता हुआ देख मनोहर ने कहा, रो मत बेटा, जो भाग्य में लिखा है हम उसे बदल नहीं सकते। जीवन और मौत दोनों उस भगवान के हाथ में है। तुम्हारे इस तरह रोने से तुम्हारे माता पिता की आत्मा को बहुत कष्ट होगा। अपने आप को संभालो, अपना लक्ष्य निश्चित करो, पढ़ाई में मन लगाओ, कुछ बन के बताओ जिससे उनकी आत्मा को खुशी हो। मनोहर बच्चे का खोया हुआ आत्मविश्वास
वापस लाना चाहता था, उसे नई राह दिखाना चाहता था। मन ही मन उसे भी बहुत दुख था, क्योंकि उसका बचपन भी इतना आसान नहीं था, संघर्षों से भरा था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसी की वजह से आज इस मुकाम पर है। साहिल ने कहा, सेठ जी, पर बापू। आगे उसके मुंह से शब्द ना निकले। सेठ जी ने कहा, आज से मैं सेठ नहीं, बाप हूं तेरा। तू मुझे अपने पिता जैसा ही समझ, और तू मुझे बाबूजी कहकर बुलाएगा, समझा? कहते हुए मनोहर ने उसे सीने से लगा लिया। ये सब सुन और देख रत्ना के सीने पर सांप लौट गए। साहिल के कमरे में जाते ही रत्ना ने कहा, माँ बाप मर गए तो क्या उसे पैरों की धूल को माथे पर बिठा लोगे? कोई जरूरत नहीं है उस अनाथ को इस घर में रखने की। भेज दो उसे अनाथ आश्रम। ये घर है, कोई अनाथालय नहीं जो हर किसी को पनाह दे दे मुफ्त में। मनोहर ने रत्ना को समझाने का प्रयास किया, पर रत्ना के कानों पर तो जू रेंगने से रही। इसलिए अब मनोहर ने रत्ना से इस मामले में कुछ कहना ही बंद कर दिया। वो वही करता जो उसे सही लगता। जब भी घर में विकास विनोद के लिए कुछ आता तो साहिल के लिए भी आता। रत्ना ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम डिंपल रखा। साहिल डिंपल का बहुत ख्याल रखता, उसके साथ खेलता, बिल्कुल उसे सगी बहन की तरह प्यार करता। रत्ना मन ही मन जलकर खाक हो जाती। मन तो करता धक्के मारकर साहिल को घर से बाहर निकाल दे, पर चाह कर भी ऐसा कर न पाती। एक दिन सभी बच्चे बैठ हंसी मजाक कर रहे थे, तभी साहिल के मुंह से मालकिन की जगह माँ निकल गया। तो इस पर रत्ना झल्ला उठी और बोली, माँ नहीं, मालकिन बोल, समझा? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अपनी औकात में रहे। बेचारे साहिल की आंखें आंसुओं से छलछला उठी। समय बीतता गया। साहिल का ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, तो मनोहर ने साहिल से कहा, बेटा आगे तो एमबीए कर ले तो अच्छा रहेगा। साहिल ने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं सोचूंगा। जैसे ही साहिल कमरे से गया तो रत्ना ने कहा, बस अब बहुत हुआ, इतना पैसा उस अनाथ पर खर्च कर दिया ना, वो बहुत है। मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है। अब मैं एक नहीं सुनूंगी, जाने दीजिए अब उसे। इस घर से कर लेगा कोई छोटी मोटी नौकरी, पूरे जीवन भर का ठेका नहीं लिया हमने उसका। माँ बाप मर गए और इस अनाथ को हमारे माथे पटक गए। रत्ना की ये बातें साहिल ने सुन ली थी। एक सप्ताह के बाद साहिल मनोहर के पास आया और बोला, बाबूजी, मुझे मुंबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं वो नौकरी करना चाहता हूँ, बस जाने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। मनोहर ने उसे रोकना चाहा, पर साहिल नहीं माना। आखिर मनोहर ने उसे इजाजत दे दी। अगले ही दिन साहिल अपना सामान पैक कर जाने लगा। जाने से पहले मनोहर से मिला, उसके पैर छू आशीर्वाद भी लिया। मनोहर की आंखें नम हो आई, पर जब साहिल ने रत्ना के पैर छुए तो बड़ी ही बेरुखी से बोली, हाँ हाँ, बस बस ठीक है। साहिल मुंबई चला गया। विकास को विदेश में नौकरी मिल गई, वो लंदन चला गया। विनोद की गुजरात में एनटीपीसी में नौकरी लग गई, वो भी गुजरात चला गया। डिंपल कॉलेज में थी। विकास उसके बाद कभी इंडिया नहीं आया, उसने वहीं विदेशी लड़की से शादी भी कर ली। विनोद ने भी एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली। साहिल नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। उसका हर 2-3 दिन में फोन मनोहर के पास आ ही जाता था। एक दिन उसने बताया, उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, वो आईपीएस अफसर बनने वाला है। उसे 2 साल की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है। समय बीतता गया, उसकी नियुक्ति दिल्ली में हुई। उसके बाद वो एक दिन मनोहर से मिलने आया। साहिल ने मनोहर के पैर छूकर कहा, बाबूजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। मनोहर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आज जो कुछ भी तू है वो तेरी मेहनत और लगन से है। दोनों ने बहुत बातें की। मनोहर को आज बहुत समय बाद रत्ना ने इतना खुलकर हंसते हुए देखा था, पर रत्ना ने इस बार भी साहिल के साथ रूखा सा ही व्यवहार किया। डिंपल की शादी में फिर साहिल से रत्ना की मुलाकात हुई, पर तब भी व्यवहार रूखा ही रहा। डिंपल भी शादी कर विदेश जा बसी। एक दिन अचानक से मनोहर को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हुई, जिस कारण उसके शरीर का दायां भाग लकवे से ग्रसित हो गया। रत्ना ने अपने तीनों बच्चों को इस बात की खबर दी।
पर मजाल है तीनों में से एक भी आया हो। तीनों ने कोई न कोई समस्या बताकर पल्ला झाड़ लिया। रत्ना का मन तो किया कि साहिल को खबर कर दे, पर उसका अभिमान उसके आड़े आ गया कि मैं क्यों करूं उस अनाथ को फोन। पैसा पानी की तरह बहाया। दोनों बेटों ने खर्च से अपने हाथ पीछे कर लिए। दोनों को अपने पिता बोझ लगने लगे। दोनों उन्हें अपने साथ तक नहीं रखने को तैयार थे। इनकम का साधन कुछ नहीं था। फैक्ट्री भी बहुत समय पहले बंद हो गई थी। ऊपर से रोज के खर्च हाल बेहाल होता जा रहा था। एक दिन मनोहर ने ही साहिल को कॉल कर अपनी बीमार होने की सूचना दी। बीमारी की सूचना मिलते ही साहिल उससे मिलने आया और साहिल ने मनोहर की हालत को देख उसे अपने साथ दिल्ली चलने को भी कहा, पर मनोहर ने जाने से इनकार कर दिया। 2-3 दिन साहिल मनोहर के साथ ही रुका, फिर दिल्ली लौट गया, पर उसका रोज मनोहर को फोन आता। साहिल हर तरह से मनोहर और रत्ना की मदद करना चाहता था, पर रत्ना कभी उससे खुलकर मदद नहीं मांग सकी, क्योंकि उसका घमंड उसे ऐसा करने नहीं देता। घर के हालात देख मनोहर ने फैक्ट्री बेच दी। घर का एक हिस्सा भी किराए पर दे दिया। एक बार साहिल अपने साथ एक लड़की प्रिया को लेकर आया घर और बताया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। ये सुन मनोहर बहुत खुश हुआ। प्रिया बहुत ही गुणी संस्कारवान लड़की थी। उसने रत्ना और मनोहर दोनों के पैर छुए। शादी के 2 दिन पहले साहिल खुद मनोहर और रत्ना को लेने आया, पर रत्ना ने जाने से साफ इनकार कर दिया। मनोहर के बार बार कहने पर रत्ना बड़ी ही मुश्किल से मानी। साहिल ने रत्ना और मनोहर का बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ख्याल रखा। 3 दिन बाद खुद उन्हें वापस उनके घर छोड़कर भी गया। पर मनोहर अब चुप चुप सा रहने लगा था। बच्चों की बेरुखी और लकवे के कारण हुए अपंग शरीर ने उसे तोड़ दिया था। मनोहर को दिल का दौरा पड़ा। मनोहर की हालत गंभीर थी। वो बार बार साहिल को बहुत याद कर रहा था। आखिरकार आज अपने घमंड को छोड़ रत्ना ने उसे कॉल कर बुलाया। साहिल को देख मनोहर बहुत खुश हुआ। साहिल ने मनोहर से कहा, आप जरा भी चिंता ना करें, मैं हूं ना बाबूजी, देखना सब ठीक होगा। मनोहर की हालत को देख साहिल ने उसे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट करवाया और उसका पूरा खर्च भी उठाया। 2 दिन बाद मनोहर का ऑपरेशन था। रत्ना बाहर आईसीयू के उदास सी बैठी रो रही थी। सोच रही थी कि मनोहर की तबीयत खराब होने की खबर बच्चों को दे दी, लेकिन एक भी नहीं आया। यह सोचकर उसकी आंखें भर आई। क्या इसी दिन के लिए उन्हें इतना पढ़ाया लिखाया पैदा किया? पीड़ा असहनीय होती जा रही थी। चक्कर सा आने लगा कि अचानक साहिल आया और हक से बोला, आप प्रिया के साथ घर जाएं, मैं बाबूजी के साथ यहाँ हूँ, आप निश्चिंत रहिए। रत्ना कुछ कह न सकी और चुपचाप प्रिया के साथ घर चली गई। प्रिया ने बहुत ही अच्छे से रत्ना का ख्याल रखा। ऑपरेशन अच्छे से हो गया। 1 सप्ताह तक अस्पताल में रखा गया मनोहर को। साहिल और प्रिया पूरे समय रत्ना के साथ रहे। सारा खर्च साहिल ने उठाया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी साहिल और प्रिया जिद कर दोनों को अपने घर ले गए। मनोहर को आज बड़े दिनों के बाद रत्ना ने इतना खुश और स्वस्थ देखा था। प्रिया को देख आज रत्ना को पहली बार अपने सांस होने का एहसास हो रहा था। नहीं तो उसकी बहुएं तो उसे पूछती तक नहीं। साहिल ने अपने हाथों से मनोहर को खाना खिलाया। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। प्रिया भी बार बार आकर रत्ना से पूछती रही, आपको कुछ चाहिए? तो नहीं माँ जी। रात को रत्ना को खाना खाने के बाद मीठा खाना बहुत पसंद था, खासकर आइसक्रीम। अधिकतर वो साहिल को भेज आइसक्रीम मंगवाया करती थी। प्रिया खाने के बाद सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई। साहिल ने कहा, आपका पसंदीदा केसर पिस्ता है। रत्ना ये सुन हैरान थी कि आज भी साहिल को ये बात याद है, जबकि उसके अपने बच्चे, उन्हें तो माँ बाप की फिक्र ही नहीं, तो आइसक्रीम क्या याद होगी। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। रत्ना ने साहिल को कहते हुए सुना, जरा सरसों का तेल गरम कर दो। रत्ना को सरसों के तेल से याद आया, वो रोज रात को सरसों के तेल की मसाज कर सोती है। शायद इसलिए ही कुछ देर बाद साहिल खुद सरसों का तेल ले कमरे में आया और बोला, लीजिए मालिश कर लीजिए। ये सुन रत्ना का मन भीग उठा। 8 दिन बाद रत्ना ने साहिल से कहा, अब इनकी तबीयत में सुधार है, हमें अपने घर लौट जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते।
साहिल ने कहा, ये घर भी तो आपका ही है, क्या आप यहाँ खुश नहीं जो जाने की बातें कर रही हैं? रत्ना ने कहा, ऐसी बात नहीं है साहिल बेटा। आज उसके मुंह से पहली बार साहिल के लिए बेटा शब्द निकला था। साहिल ने कहा, बेटा कहा है तो इस बेटे की बात भी मानिए। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। रत्ना ने कहा, पर एक शर्त पर कि आज से तू मुझे मालकिन नहीं, माँ कहेगा। यह सुन साहिल रो पड़ा और बोला, माँ, अब आप और बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे, कहिए नहीं जाएंगे ना? अचानक से रत्ना के आंसू बह निकले और उसने साहिल को सीने से लगा लिया और बोली, कोई माँ बाप अपनी संतान को छोड़ जा सकते हैं भला? दोनों रोते ही जा रहे थे। सामने प्रिया और मनोहर खड़े थे। दोनों बहुत खुश थे। आज रत्ना को अपनी गलतियों का एहसास था। काश उसने साहिल को समझने में भूल ना की होती। जब रत्ना और मनोहर अकेले थे तो रत्ना ने मनोहर से कहा, काश साहिल सच में हमारा बेटा होता। मनोहर ने कहा, तुम्हारा ही बेटा है वो, बस तुमने कभी उसे अपना नहीं माना, पर उसने सदा तुम्हें अपनी माँ माना है रत्ना। रत्ना को अफसोस था कि बचपन में जब उसे माँ बाप के प्रेम की जरूरत थी तब उसने उसे कितना कुछ सुनाया, परेशान किया, और आज वही साहिल बेटे का फर्ज निभा रहा है और उसे माँ समान मान सम्मान दे रहा है और उसकी अपनी औलादे। उसके बाद रत्ना ने सदा साहिल को अपना बेटा और प्रिया को बहू माना। उसके मन का मेल धुल चुका था। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार व्यक्त करके बताएं कमेंट के द्वारा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।